नोएडा के सेक्टर 137 के पारस टिएरा में जब से लिफ्ट गिरने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, तब से रेजिडेंट्स के बीच में ही, होम बायर्स के बीच में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और बिल्डर से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बिल्डर ने अभी अभी उस सोसाइटी का हैंडओवर जो है वो आरडब्ल्यूए को दिया है। एक रेजिडेंट्स के एक सेक्शन का ये कहना है कि ये हैंडओवर बहुत जल्दी में किया गया था, जिस वजह से प्रॉपर हैंडओवर नहीं हुआ है। लिफ्ट का मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू था जो पेंडिंग रह गया है। मैं उससे सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस मुद्दे पर फिर कभी बात करूँगा कि क्या एक हाउसिंग सोसाइटी 10 साल के बाद अगर रेजिडेंट्स के हाथ में हैंडओवर दिया जाता है तो क्या उसे जल्दी में दिया हुआ हैंडओवर मानेंगे? कैसे बिल्डर्स जब उनसे मेंटेनेंस लिया जाता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा कैश काउ होता है, जब उनसे मेंटेनेंस लिया जाता है तो वो कैसे चीज़ों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं? ये एक ऐसी रियलिटी है जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले कोई भी घर खरीदार समझ सकता है। लेकिन उस मुद्दे पे वो एक अलग अलहदा चर्चा का विषय है। सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट और फायर सेफ्टी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है? जी, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पे कि बात करने की बजाय बिल्डर ने बड़ा कन्वीनियंटली होम बायर्स को आपस में लड़वा दिया है। बात अगर हम पारस टिएरा की करें तो हमें पहले पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखना होगा, जहां की आम तौर पे बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ही लो ग्रेड पाउडर कोटेड लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी हाई राइज अपार्टमेंट हैं, ज़्यादातर में फायर सेफ्टी और लिफ्ट सेफ्टी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। अथॉरिटीज़ इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं और हम सब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब आपका पूरा का पूरा लिफ्ट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लो ग्रेड लिफ्ट यूज किया जा रहा है, तो 10 साल होते होते, 12 साल होते होते, बाय द टाइम जब रेजिडेंट्स के हाथ में हैंडओवर जाता है, तब तक वियर एंड टियर इतना हो चुका होता है कि उसके बाद उसमें हादसे होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। और लिफ्ट सेफ्टी में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि कितनी हाउसिंग सोसाइटी मैंने खुद जाकर देखा है जहां की लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। मतलब कि एक जो लिफ्ट सेफ्टी का पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है, और अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई हादसा ना हो जाए। हादसा होने की हालत में फिर होता क्या है कि मेंटेनेंस एजेंसी, चाहे वो बिल्डर हो चाहे आरडब्ल्यूए हो, और जो मेंटेनेंस करने वाली एक्सटर्नल एजेंसी एएमसी लेकर मेंटेनेंस करती है, इन सब के बीच में एक ब्लेम गेम चलता है। देखिए, बेसिकली हमारे को एक समझना पड़ेगा कि एक हाउसिंग सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स कौन हैं। बेसिकली 3 स्टेक होल्डर हैं: बिल्डर, गवर्नमेंट एजेंसीज और होम बायर्स। बिल्डर जितना लो क्वालिटी स्टेनलेस स्टील एलिवेटर की जगह पाउडर कोटेड एलिवेटर यूज करते हैं, जिसका कि लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और उसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस भी उसकी नहीं होती है, तो बिल्डर का जो रवैया है वो सब जानते हैं। दूसरी है गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज में आम तौर पे एक नॉर्म्स पूरे करने के लिए जो इनको अप्रूवल दिए जाते हैं, एनओसी दिए जाते हैं, उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है। रही बात होम बायर की, तो होम बायर तो इस रीजन में पूरी तरह से विक्टिम है, बिल्डर और गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथों। क्या ये जो हादसा हुआ है ये पहला है? नहीं, ना ये हादसा पहला है और ना आखिरी है। क्योंकि जब आपके पास पाउडर कोटेड लिफ्ट होता है, जिसमें कि आप अक्सर मैंने देखा है कि लिफ्ट का साइज जो होता है उसमें इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में आप स्ट्रेचर भी नहीं ले जा सकते हैं, फायर सेफ्टी इवैक्यूएशन का भी कोई प्रोविज़न नहीं होता है। और ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड हालत में मुझे समझ में नहीं आता है कि इन डेवलपर्स को, इन बिल्डर्स को कैसे अप्रूवल मिल जाता है। बिल्डर के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो जितना पैसा बचा सकते हैं वो बचाएंगे। वो मेंटेनेंस को बहुत ही पुअर कंडीशन में रखते हैं। लिफ्ट ट्रॉली का जो कॉर्ड होता है वो अक्सर कई सोसाइटीज़ में टूट कर गिरा है, कहीं कहीं हादसे हुए हैं, कहीं कोई हादसा होने से बच गया है, लेकिन उसके बाद भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिफ्ट और फायर सेफ्टी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है।
ज़रूरत इस बात की नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर मेंटेनेंस बिल्डर से के हाथों से निकलकर आरडब्ल्यूए के हाथों में आया है और आरडब्ल्यूए का कहना है कि ये एक्सटर्नल एजेंसी की जिम्मेदारी है, मैं कहता हूं आईपीसी 304 ए इन्वोक करके सबके ऊपर गैर इरादतन हत्या का चार्ज लगाना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि गलती किसकी थी। गलती जिसकी भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसा प्रेसिडेंट आपको सेट करना पड़ेगा कि जहां पे आगे से कोई भी बिल्डर लो ग्रेड एलिवेटर यूज करने में उसे डर होना चाहिए। आरडब्ल्यूए को ये पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंथली रेजिडेंट से पैसा कलेक्शन नहीं है, और जो थर्ड पार्टी एएमसी लेकर लिफ्ट मेंटेनेंस करती है उनको भी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। लेकिन इन तीनों के बियॉन्ड सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट एजेंसीज की, क्योंकि वहाँ से कोई पीरियोडिक इंस्पेक्शन नहीं होता है। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई हादसा होता है, ब्लेम गेम जो होता है वो बिल्डर, आरडब्ल्यूए और मेंटेनेंस एजेंसी तक रह जाती है और गवर्नमेंट एजेंसी से कोई सवाल भी नहीं पूछता है। क्या ह्यूमन लाइफ की इतनी ही कीमत है कि एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी के पैसे लगाकर घर खरीदता है, कर्ज के बोझ में दबा होता है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बिल्डर ने लो ग्रेड एलिवेटर यूज़ किया है, बिल्डर ने फायर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ किया है? आखिर कहाँ जा रहा है इंडिया का हाउसिंग मार्केट इन जनरल, और नॉर्थ इंडिया में मैं पर्टिकुलरली कहूँगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया की हालत सबसे ख़राब है। कहीं पूरी टावर गिर रही है, कहीं फायर सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं। उपहार कांड में जो हुआ वो हम सब ने देखा कि कैसे हुआ था। एक ज़रूरत इस बात की है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट हो, सारे एग्जिस्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिफ्ट सेफ्टी और फायर सेफ्टी का ऑडिट होने की ज़रूरत है। क्या ऐसा होगा? हम सब जानते हैं, इसका जवाब हम सब के पास है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिल्डर बहुत कन्वीनियंटली हर बार बचकर निकल जाता है। हर बिल्डर के साथ वो सख्ती नहीं होती है जैसे उपहार कांड के बाद अंसल के साथ हुआ था, और यही वजह है कि बिल्डर ने सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है।